प्रॉब्लम नंबर 33.3 देखो ज़रा। एन इलेक्ट्रॉन ट्रेवलिंग एट 15 किलोमीटर पर सेकेंड। तो आपने फाइंड आउट करना है एन इलेक्ट्रॉन विद अ काइनेटिक एनर्जी। डी ब्रोगली वेवलेंथ फाइंड करनी है। वेवलेंथ फाइंड करनी है और सिचुएशन है डिफरेंट। प्रॉब्लम है 3.33.3। ठीक है। और इलेक्ट्रॉन है, उसकी वेलोसिटी है 15 किलोमीटर पर सेकेंड। इसकी डी ब्रोगली वेवलेंथ क्या होगी, ये फाइंड आउट करें। प्रीवियस 2 लेक्चर से हम एटम डिस्कस कर रहे हैं, और एटम पे बोर मॉडल देखा था हमने। फिर उसके बाद बोर मॉडल में हमने रेडियस कैलकुलेट किया था इलेक्ट्रॉन्स के ऑर्बिट्स का, उसकी स्पीड और एनर्जी। मेन जो हमारा रिजल्ट था, एक गिवन ऑर्बिट में, ऑर्बिटल में हमारे पास जो ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या होगी। तो अब क्वेश्चन अराइज होता है कि आपके पास अगर एक इलेक्ट्रॉन है या फिर मल्टीपल इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो हम यहाँ पे मल्टीपल इलेक्ट्रॉन्स को जनरल डिस्कशन करेंगे कि आपने एक इलेक्ट्रॉन की एटम में स्टेट डिफाइन करनी है, तो आप कैसे करेंगे। ठीक है। ये आपके पास एक एटम है और आपसे एक आ गया कि आपने उस एटम में इलेक्ट्रॉन की स्टेट डिफाइन करनी है। तो जैसे कि आप सर्टेन नंबर चूज कर लेते हैं कोई भी चीज़ की स्टेट डिफाइन करने के लिए। लेट से आपके पास एक किचन में कंटेनर है, गैस कंटेनर है। ठीक है। वो गैस की आपसे पूछा जाता है कि इस वक्त स्टेट क्या है, तो आपने कुछ पैरामीटर रखे हुए हैं जिससे आप स्टेट जो है स्पेसिफाई कर सकते हैं। लेट से कंटेनर में उसका प्रेशर क्या है, उसका टेम्परेचर क्या है और उसका वॉल्यूम क्या है। ठीक है। आप ये 3 पैरामीटर, 3 नंबर से आप उसकी स्टेट डिफाइन कर सकते हो। इसी तरह अगर आपने कप रखा हुआ है घर में और आपसे पूछा जाता है कि उसकी स्टेट क्या है, और तो आपने इस बार जो नंबर चूज़ किए हैं अकॉर्डिंग टू सिनारियो, वो चूज़ किए हैं कि उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या है, उसकी हाइट क्या है ज़मीन से। तो यहाँ पे इस तरह से स्पेसिफाई कर सकते हैं उसके, और उसकी पोजीशन क्या है, कोऑर्डिनेट्स क्या है उसके। स्टेट डिफाइन कर सकते हैं। तो डिपेंड करता है आपके सिस्टम पे कि आप कौन से नंबर चूज़ करते हैं अपने सिस्टम की स्टेट डिफाइन करने के लिए। तो इस वक्त हमारे पास जो सिस्टम है वो एटम है और वो मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम है। तो केमिकल प्रॉपर्टीज जो हम कैलकुलेट करते हैं इसमें इलेक्ट्रॉन के केस में, तो वो डिपेंड करती हैं कि उसकी अलाउड स्टेट्स क्या हैं और इलेक्ट्रॉन की स्टेट में है। ठीक है। और बेसिकली उसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या है। तो स्पेसिफाई करने के लिए इलेक्ट्रॉन की स्टेट हम लेबल करते हैं कुछ नंबर्स। ठीक है। और नंबर से हम बताते हैं कि, नंबर से हम आइडेंटिफाई करते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स इस स्टेट में होंगे। जैसे कि एक नंबर है हमारे पास जो हमने बोहर मॉडल में देखा था, वो था एन। एन यूज हो रहा था इसमें एनर्जी लेवल्स को स्पेसिफाई करने के लिए, और ये इसका रिलेशन था हमारे पास एनर्जी के साथ। ठीक है। तो एनर्जी को हमने इन टर्म्स ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर डिफाइन किया था। ठीक है। कि जो ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन होगा उस हिसाब से उसकी एनर्जी होगी। तो लिटरेचर में कुछ नाम भी दिए गए हैं, जिस तरह n इजिकल टू 1, यानी कि ऑर्बिटल 1 में, शेल 1 में जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन होगा तो उसे हम के शेल कहते थे। n इजिकल टू 2, यानी कि हमारे पास फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में अगर इलेक्ट्रॉन है तो उसे हम एल शेल कहते थे। ठीक। ईच एन जो हम यहाँ पे शेल का नाम दे देंगे, अब ये आप देखेंगे ये शेल की जो टर्मिनोलॉजी होगी इसी को हम लेके चलेंगे। ठीक है। आप देखो कहीं पे ऑर्बिट, ऑर्बिटल वगैरह वगैरह टर्म यूज होती हैं, तो हम शेल को ही लेके चलेंगे। तो एन का मतलब है हमारे पास शेल है। तो हर एन शेल में, एक शेल में, किसी भी एक शेल में हैज़ टू एन स्क्वेयर अलाउड सबस्ट्रेट्स। तो अगर आपके पास है एन इजिकल टू 1, यहाँ पे पुट करो। ठीक है। तो आपके पास 2 × 1 स्क्वेयर, तो ये बन जाएगा 2। तो फर्स्ट शेल में 2 अलाउड स्टेट्स हैं। ठीक है। अच्छा, अगर आप पुट करें यहाँ पे 2, तो सेकंड शेल है, सेकंड शेल में यानी कि एस टू का 2 स्क्वायर हो जाएगा 4, 4 × 2 8 बन जाएगा। तो सेकंड शेल में हमारे पास कितनी स्टेट है टोटल,
वो है 8। ठीक है। तो इस तरह से हम किसी भी शेल में कितने नंबर ऑफ स्टेट्स हैं पॉसिबल हैं उसको हम देख सकते हैं। और वो स्टेट किस चीज़ की है? इलेक्ट्रॉन की। इलेक्ट्रॉन की हम बात करें। सबस्टेट्स एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर। तो एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर जो एक और यानी कि हमारे पास स्पेसिफाई नंबर चाहिए होता है कि इस शेल में है तो उसका एंगुलर मोमेंटम क्या है इलेक्ट्रॉन का। शेल हमने एन से स्पेसिफाई कर दिया कि वो किस शेल में है। किस शेल में भी आपके पास काफ़ी सारी सबस्टेट्स हैं और वो हमें बताता है कि एंगुलर मोमेंटम जो इलेक्ट्रॉन के डिफरेंट एंगुलर मोमेंटम हो सकते हैं, तो उसके लिए भी हमें नंबर चाहिए होंगे। तो दो टाइप के एंगुलर मोमेंटम है। एक है ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम और है एक स्पिन एंगुलर मोमेंटम। ठीक है। ऑर्बिटल तो बहुत आसान है कि जैसे कि आपके पास एक लेट से ये सर्कल है और सर्कल में एक ऑब्जेक्ट जो है सेंटर से यहाँ पे यूं मूव हो रहा है। ठीक है। ये ऑब्जेक्ट आपके पास ये मूव हो रहा है सर्कल में। तो आपके पास इसका ऑर्बिटल मोमेंटम होता है, एंगुलर मोमेंटम होता है, जिसको हमने लास्ट टाइम भी देखा था। वो एल इज इक्वल टू आर एम वी था। ठीक है। आर क्रॉस पी। तो ये एंगुलर मोमेंटम वो क्वांटम नंबर वही है। ये स्पिन वाला डिफरेंट है। स्पिन वाला वो नहीं है जो हम वो एक्सिस के गिर्द खड़े होके यहाँ पे रोटेट करना शुरू हो जाते हैं, ये यूं स्पिन करना शुरू हो जाते हैं। ये वाली स्पिनिंग नहीं है। ठीक है। ये कुछ और है। तो अभी हम इसको डिफाइन नहीं कर सकते, सिर्फ हम इसके लिए क्रॉसपॉन्ड करेंगे कि आपके पास एक शेल में जो इलेक्ट्रॉन है उसका डिफरेंट एंगुलर मोमेंटम हो सकता है और डिफरेंट स्पिन नंबर हो सकता है, उसका स्पिन एंगुलर मोमेंटम। ठीक है। जो ऑर्बिटल मोमेंटम को स्पेसिफाई करने के लिए क्वांटम नंबर होता है उसे हम कहते हैं स्मॉल एल। ठीक है। स्मॉल एल, इसे कहते हैं अजीमुथल क्वांटम नंबर। तो अब दोबारा से मैं स्टार्ट करता हूँ। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो एन है हमें बताता है कि शेल कौन सा है। ऑर्बिटल क्वांटम नंबर स्मॉल एल हमें बताएगा कि उसका ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्या है। ठीक है। इसी तरह आप नेक्स्ट आ जाएं, वो है स्पिन क्वांटम नंबर। ठीक है। एक तो ये स्मॉल एल, ये एल हो गया। एल के बाद हमारे पास एक और भी होते हैं। वो है कि ऑर्बिटल क्वांटम नंबर का कंपोनेंट कौन सा है, वो आता है एम एल। ठीक है। फिर हमारे पास होता है एक स्पिन। स्पिन इसको डिनोट करने के लिए कि उसमें इलेक्ट्रॉन की स्पिन क्या है। तो ये सारे मैं वन बाय वन जो आपको एग्जांपल्स देके अब समझाता हूँ। तो पहले हम ये देख लें कि अलाउड अलाउड वैल्यूज कितनी होती हैं पॉसिबल एल और एन की। अगर आप स्पेसिफाई कर दें एन की वैल्यू तो आपके पास एल की वैल्यू वो हो जाती हैं, फिक्स हो जाती हैं। जैसे कि एन की वैल्यू है, एल की वैल्यू वेरी करेंगी 0 से लेके n-1 तक। ठीक है। n-1 तक। तो अगर आपके पास n की वैल्यू है 1 तो l की वैल्यू सिर्फ 0 होगी। और अगर आपके पास n की वैल्यू है 2 तो l की वैल्यू 0 भी होगी और 1 भी होगी। इसी तरह अगर आपके पास n की वैल्यू है 3 तो l की वैल्यू 0 से लेके 2 तक होंगी। तो अगेन ये एक्सप्रेशन हमारे पास ट्रू है कि l की वैल्यू गिवन n के लिए 0 से लेके n-1 तक होगी। इंटीजर स्टेप्स हैं। ठीक है। आपने इसमें फ्रिक्शन नहीं लेनी। आपने जो है सब जो इंक्लूड नहीं करना है। यहाँ तो कोई क्वेश्चन? हेलो? नो सर। कोई क्वेश्चन नहीं है यहाँ तक? अदन रहमान, हीरा, हमारा। नो सर। सर ये n की वैल्यू अगर 1 है तो l 0 कैसे होगा? रिपीट कर देंगे वो। ये देखो ये इस तरह से है ना, 1-1 सिर्फ एक ही अलाउड वैल्यू होगी, वो 0। ठीक है। एन की वैल्यू 2 हो तो यहाँ पे पुट करो 2-1। ठीक है। तो क्या बनेगी 1। तो एल की वैल्यू 0 भी होगी 1 भी होगी। अब इसी में दोबारा 3 पुट करो तो क्या 0 से लेके एल जाएगा 2 तक, तो 0-1-2 ये पॉसिबल एल की वैल्यू है। ठीक है। जी सर। अच्छा, हम जिस तरह हमने लिटरेचर में एन की वैल्यू को वो के एल के एल शेल कहा हुआ है, इस तरह ये स्मॉल एल की वैल्यू को भी हमने नाम दिए हैं। तो एस पी डी एफ जी ये लिटरेचर में है कि अगर आपके पास स्मॉल एल की वैल्यू 0 है तो हम इसे कहते हैं एस।
अगर स्मॉल एल की वैल्यू 1 है तो हम उसे कहते हैं पी ऑर्बिटल है, और अगर आपके पास 2 है तो हम उसे कहते हैं डी ऑर्बिटल है, और 3 है तो अगर हम कहते हैं एफ, और 4 है तो हम कहते हैं जी। तो आप इस तरह मूव होते चले जाएं। तो ये सिर्फ इन्हीं नंबर्स को लेटर दिए गए हैं। अच्छा, तीसरा क्वांटम नंबर है जिसको मैंने अभी बताया आपको, वो है एम एल। ठीक है, और एम एल की जो अलाउड वैल्यूज हैं वो -L से लेके +L तक जाएंगी। +L से लेके -L से लेके +L तक हमारे पास एम एल की वैल्यूज जाएंगी। जैसे कि आपने n स्पेसिफाई किया 2, ठीक है, तो 2 के क्रॉसपॉन्ड हमारे पास जो एल की वैल्यू है वो 0 1 है। ठीक है, एल की आपने n स्पेसिफाई किया, n ने किसको फिक्स कर दिया, एल को। अब एल किसको फिक्स करेगा, एम एल को। अब एम एल की ईच वैल्यू के लिए पहले तो हमारे पास 0 ही आएगा, -0 से लेके 0 तक वो एक ही वैल्यू बनती है, तो एक वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 0। और दूसरी L = 1 के लिए क्या बनेगा, -L से लेके 1 से लेके जाएगी वैल्यू 1 तक, और वो बनेगी हमारे पास -1, 0 और ये 1। ठीक है, तो इस तरह से n l को स्पेसिफाई करता है और l हमारे पास l को स्पेसिफाई करता है एम एल, या ये एम एल। ठीक है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। अब है हमारे पास स्पिन क्वांटम नंबर। तो इसकी दो ही पॉसिबल वैल्यूज हैं, वो होंगी गिवन एम एल के लिए हमारे पास इसकी दो ही पॉसिबल वैल्यू होंगी हमेशा। वो होगी इलेक्ट्रॉन के केस में, याद है इलेक्ट्रॉन के केस में वो है +1/2 और -1/2। ठीक है, +1/2 और -1/2, यही दो पॉसिबल वैल्यूज होंगी इसकी। अच्छा, अब इनको सारा इकट्ठा रखते हैं और एग्जांपल डिस्कस करते हैं। एग्जांपल है कि अगर आपके पास n = 2 है, तो अ, आपके पास अलाउड इलेक्ट्रॉन का वो इलेक्ट्रॉन्स की पॉसिबल स्टेट्स क्या होंगी। तो n = 2 है तो l की मतलब है वो 0 1 पॉसिबल स्टेट्स हैं। ठीक है, तो n = 2, एक वैल्यू हमारे पास ये ले लो, पहले पहली मैंने वैल्यू ले ली, वो है ये। ठीक है, L = 0, और L0 का मतलब क्या है, वो एम एल की वैल्यू वेरी करेगी -0 से लेके 0 तक, वो 0 ही बनता है, वो 0 हो गया। और एम एल के लिए एक जो पॉसिबल स्टेट है वो -1/2 है एम एस की, और इसी तरह N2 L0 ML0, और एम एस की एक और पॉसिबल स्टेट है वो +1/2 है। ठीक है, तो मैं इसको लिस्ट करता चला जाता हूँ। तो पहला इलेक्ट्रॉन जहाँ पे जिस स्टेट में आ सकता है वो N2, पहला नंबर है 2, दूसरा L0 है, ये 0 आ गया, एम एल की वैल्यू 0, ये 0 हो गई, और एम एस की वैल्यू क्या है, -1/2। इस तरह दूसरा ले लें, दूसरे में भी 2, 0, 0, और दूसरी पॉसिबल स्टेट है +1/2। ठीक है, ये दो पॉसिबल स्टेट होगी, लेकिन हमें ये फॉर्मूला ये बताता है कि n की वैल्यू 2 है, तो इसका मतलब है हमारे पास 8 पॉसिबल स्टेट्स, तो बाकी कहाँ से आएंगी, बाकी यहाँ से ये देखें आएंगी, वो हैं L = 1 के लिए, देखें 1 के लिए। ठीक है, 1 के लिए जो हमारे पास जो पॉसिबल स्टेट्स होंगी एम एल की, जो पॉसिबल वैल्यू होंगी, ये देखें -1 से लेके, मैंने आपको बताया था +1 तक वो वेरी करेगा, तो उसकी पॉसिबल स्टेट बनेगी -1, 0, +1। -1 के क्रॉसपॉन्ड भी दो स्टेट होंगी, -1/2 +1/2। 0 क्रॉसपॉन्ड भी -1/2 +1/2 दो स्टेट होंगी, +1 के क्रॉसपॉन्ड भी -1/2 +1/2 स्टेट्स होंगी। तो इसको मैं 1 बाय 1 आपको लिस्ट करके दिखाता हूँ कि ये रेजर किस तरह से स्टेट फुल हो रही हैं। तो ये है हमारे पास L0 के लिए, और मैं कलर चेंज करूँ तो ये हमारे पास आएगा 2 क्वांटम नंबर, और L की वैल्यू अब क्या है, 1 है। एम एल की वैल्यू पहले भी ले लेता हूँ मैं, -1, और इससे क्रॉसपॉन्ड हमारे पास दो स्टेट हैं, तो मैं दो स्टेट को इकट्ठा लिख रहा हूँ, +-1/2। तो कितनी होगी, दो ये और दो ये, 4 होगी टोटल। अगेन ये हमारे पास देखें 0 है, तो 2, -1, और नेक्स्ट है 0, एम एल की वैल्यू 0, और यहाँ पे दोबारा +-1/2,
1/2, यानी कि ये भी दो स्टेट हैं एम एस की वैल्यू, एक +1 के लिए, +1/2 के लिए, और दूसरी -1/2। अब लास्ट है +1 के लिए, तो टू, सॉरी -1 के लिए, +1 के लिए सॉरी, 1 +1 ml की वैल्यू, और यहाँ पे आएगा +(-1/2)। तो इन क्वांटम नंबर से आप एग्जैक्टली स्पेसिफाई कर सकते हो कि आपका इलेक्ट्रॉन कहाँ पे लोकेटेड है। इसकी सादा सी मैं एनालॉजी देता हूँ लोकेशन के बताने के लिए कि इलेक्ट्रॉन की क्या स्टेट है। वो जिस तरह से अगर आपका एड्रेस, आपके घर का एड्रेस बताना हो, स्पेसिफाई करना हो आपने, ठीक है, तो आप पहले पहले क्या स्पेसिफाई करोगे, कंट्री, ठीक है, कंट्री के बाद सिटी आप स्पेसिफाई करोगे, सिटी के बाद आप मे बी स्पेसिफाई करो कोई सोसाइटी, ठीक है, सोसाइटी के बाद आप सोसाइटी में हाउस स्पेसिफाई करो, ठीक है। तो हमने पहले क्या किया, कंट्री स्पेसिफाई की, कंट्री के बाद सिटी, सिटी के बाद सोसाइटी, सोसाइटी के बाद ये हाउस है, एग्जैक्टली फिर पिन हो जाएगी, इसके बाद कोई एम्बिग्यूटी नहीं रहेगी कि आपकी लोकेशन क्या है। तो इस तरह से लोकेशन बताने के लिए, जिस तरह से आपको यहाँ 4 नंबर चाहिए या 4 लेबल चाहिए, तो एग्जैक्टली यहाँ पे भी हमारे पास इलेक्ट्रॉन की स्टेट को बताने के लिए 4 नंबर चाहिए होते हैं, जिसे हम कहते हैं क्वांटम नंबर्स। जी बच्चों, हेलो। सर अगर एल हमारे पास 1 के इक्वल है तो इसका मतलब ये है कि वो फर्स्ट एस सब शेल से बिलोंग करता है इलेक्ट्रॉन। फर्स्ट सब शेल कहना मुनासिब नहीं है, फर्स्ट सेकंड थर्ड ये कहना मुनासिब नहीं है। आप ये कहोगे, अगर इस तरह की आपने टर्मिनोलॉजी इख्तियार करनी है, तो आप ये कहो पी ऑर्बिटल है, ये कहो यहाँ से, या पी सब शेल है। अच्छा, आप इस तरह लिस्ट कर सकते हो N3 के लिए, N=3 के लिए लिस्टिंग कर सकते हो आप, हम्म, कि पॉसिबल क्वांटम नंबर्स, पॉसिबल स्टेट्स क्या हो सकती हैं उसकी। ऐसा कुछ मैं आपको लिख देता हूँ, N=3, तो यहाँ पे L की वैल्यू कितनी हो जाएंगी, N3 करने से L की वैल्यू कितनी है, हम्म, 0 1 2 0 1 2 ये स्पेसिफाई होगी, ये वाली हमारे पास 0 1 2। ml की वैल्यू क्या होगी, इसके लिए ml की वैल्यू कितनी होगी, 0 होगी, इसके लिए ml की वैल्यू कितनी होगी, -1 0 +1, इसके लिए ml की वैल्यू कितनी होगी, 5 होंगी, -2 -1 0 +1 +2, फिर हर ml की वैल्यू के लिए 2 वैल्यूज होंगी वो ms की। ये लिस्ट करें, सिर्फ वैल्यूज ही लेबल कर लें जिस तरह से ये है, बाकी छोड़ें, सिर्फ वैल्यू लेबल कर लें, अभी काफ़ी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। जहाँ आपको मसला होता है, प्रॉब्लम होती है, तो मुझे आप बताओ, आप ये करो, ट्राई तो करो, ज़्यादा से क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। सुन रहे हैं सब, शहरयाद, सजील, मुजम्मिल, मुजम्मिल, आवाज़ आ रही है आपको, यस सर, यस सर, सुन रही हूँ। सिमरा अकबर, यस सर। ये मैंने टास्क दिया है, काइंडली ये करें। जी हीरा, सर ये आपने लास्ट पे क्या वैल्यू लिखी हुई है, जहाँ पे 2 1 और वहाँ पे, ये वाली, जहाँ पे नहीं ग्रीन में जो लिखी है। ये है 2 1 +1 + -1/2, ओके सर। ठीक है, आप भी यही नोटेशन यूज़ करो। तो आपको मैंने ये टास्क दिया है N=3 के लिए, जो इस तरह मैंने लिस्टिंग की है, ये वाली, ये लिस्टिंग की है, आप भी इसी तरह करो। ओके सर। जी हो गई लिस्टिंग आपकी, बना लिए लिस्ट।
किसी ने कंप्लीट किया टास्क? किसी ने कोशिश की है? हेलो? यस सर। तो कहाँ पे आप मिस कर गए हो? सर अभी हम लास्ट में जब हम 2 के हमारे पास 5 बनेंगे ना, तो जब सेकेंड 2 हाँ, एम की वैल्यू 5 होंगी। हर हर वैल्यू के लिए फिर 2 एम की वैल्यू होंगी। सर जब हम 2 के लिए लिखेंगे फिर तो हमारे पास MS प्लस माइनस 1/2 ही होगा, मतलब इंटीजर 2 बन। हाँ, 2 ही बनेगी। जैसे n की वैल्यू मैंने आपको कही थी 3 है, तो इसे कॉरस्पॉन्डिंगली l की वैल्यू आएगी 0 और 1 और 2। ठीक है, 0 से लेके n-1 तक। देख रहे हैं सब? तो इसे कॉरस्पॉन्डिंगली ml की वैल्यू जो आपके पास आएंगी वो होगी, मैं यहाँ पे यूँ लिस्ट कर लेता हूँ, ml की वैल्यू है ये, वो आएगी इसे कॉरस्पॉन्डिंगली 0। ठीक है। अच्छा, इसे कॉरस्पॉन्डिंगली आपके पास जो ml की वैल्यू आएंगी वो आएंगी -1, 0 और +1। ठीक। तो इसे कॉरस्पॉन्डिंग जो ml की वैल्यू आएंगी वो आपके पास आएंगी -2 और -1, 0, 1 और 2। ठीक है। तो इसे कॉरस्पॉन्डिंगली आपके पास अब मैं लिखता हूँ रेड में ms की वैल्यू। ठीक। तो ms की वैल्यू आएंगी हर एक के लिए -2। आप इसको वो कर दें, मैं ये करूँगा तो ये सारा वो हो जाएगा, जंबल हो जाएगा। तो हर एक ml की वैल्यू जो ms की वैल्यू आपको बताएगी वो होंगी हर एक वैल्यू के लिए अब वो बनेगी +1/2 -1/2। तो आप ये देख लें, इसके क्रॉसपॉन्डिंग भी मैं सिर्फ एक लिस्ट कर रहा हूँ। तो पहली स्टेट बन जाएगी हमारे पास इसकी ये n की वैल्यू 3, ये 3 आएगी यहाँ पे। l की वैल्यू पहली मैं ले रहा हूँ 0, 0 के क्रॉसपॉन्ड जो आपके पास ml की जो वैल्यू है वो भी 0 है, और ms की वैल्यू है +-1/2। समझ गए आप? हेलो? सर +-1/2 क्यों आएगा 0 के साथ? वो हर ml की वैल्यू के लिए ms की 2 ज़्यादा वैल्यू लगा देनी है आपने, +1/2 और -1/2। ठीक है। 3 और क्या था 0 l की वैल्यू, और ये क्या वैल्यू है हमारे पास 0, और ये रही +-1/2। ठीक है। तो मैं लेबल कर देता हूँ ताकि आपको पता रहे, ये n की वैल्यू है, ये l की वैल्यू है, ये है ml की, और ये है ms। ठीक है। अच्छा, सेकंड पेयर क्या होगा? ये हो गया हमारा कंप्लीट, ये वाला काम कंप्लीट हो गया। अब है ये, तो देखो कितनी वैल्यू है ये यूं बनेगी 3, और l की वैल्यू क्या है 1, और ml की एक वैल्यू क्या है हमारे पास -1, और उसके बाद +-1/2। ठीक है। फिर है 3, 1, 0 और +-1/2। ये भी हो गई। अब है लास्ट वन, वो रही 3, 1, +1 +-1/2। ठीक है। यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम? सर सेकंड वाले की 2 किस तरह बननी? सेकंड वाला कौन सा?
ये सर। देखो ना, ये हर एम एल की वैल्यू के लिए, ये देखो 3 1 -1 ये एम एल की वैल्यू थी, उसके कॉरस्पॉन्डिंगली आप पास +1/2 भी आएगा, -1/2 भी आएगा। दो स्पिन है, स्पिन अप है, स्पिन डाउन है ये। ठीक है। ओके सर। अच्छा, जी अब ठीक। नेक्स्ट आप लिख लोगे ना इस तरह से। नेक्स्ट लिस्टिंग क्या बनेगी? एक ये 3, अब ये एक ये वाला पेयर है ये। अब में सब में क्या आएगा? 2 आएगा एम एल की जगह पे, तो ये 2। ठीक है, इधर भी 3 2, फिर ये 3 2, और हर 2 की वैल्यू के लिए आपके पास जो कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू है ये -2 है एक। ये देखिए -2। फिर है एम एल की वैल्यू -1 है, फिर एम एल की वैल्यू है 0। अच्छा, इधर मैं लिस्ट करता हूँ 3 2, और फिर हमारे पास है 1 आ जाएगी, और फिर लास्ट है 3 2 2। ठीक है, और हर एम एल की वैल्यू के लिए मैंने आपको कहा था +-1/2 आएगा। यहाँ पर भी +-1/2, इधर भी +-1/2, यहाँ पर भी +-1/2, +-1/2। गिनो कितनी स्टेट बन गई? ये 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14 2 16 और 2 18। टोटल 18 स्टेट बन गई। तो हमें फार्मूला जो यहाँ से भी पता चल रहा है वो क्या था? 2n² था। तो 2 की n की जगह पे आप 3 पुट करो, तो ये 3² बन जाएगा। तो ये 3² होता है 9, 9 × 2 = 18। ठीक है। यस सर। अभी ये आपके सामने मैंने पूरी क्लास को ही एक्सप्लेन किया ये, लेकिन समझ उसे सही उसी को ही आएगी जिसने ये खुद से पहले प्रैक्टिस की है, इसे वो करने की कोशिश की है। करने की कोशिश की होगी तो आपको पता चला होगा कि यहाँ पे मसला है, यहाँ पे मसला है, इसकी समझ नहीं आ रही। तो तब जाके आपको ये सही से, जिसने नहीं करने की कोशिश की हुई, तो आप बेशक मैंने आपको से इधर एक्सप्लेन किया सबको इकट्ठे, उनको इसकी अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी। चलें आगे चलें, इसका ले ले स्क्रीनशॉट। अच्छा, पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। तो एक चीज जो मैंने आपको नहीं बताई वो ये है कि एक स्टेट में एक ही इलेक्ट्रॉन आ सकता है, एक क्वांटम स्टेट में एक ही इलेक्ट्रॉन फिर आ सकता है, या फिर आप कहें फर्मियोन्स। तो ये जनरल स्टेटमेंट है फर्मियोन्स के केस में, कि आपके पास इलेक्ट्रॉन भी एक फर्मियोन्स है, और फर्मियोन्स हम कहते हैं कि जिनकी जो स्पिन क्वांटम नंबर है वो हाफ इंटीजर मल्टीपल होता है। यानी कि ऐसे पार्टिकल्स जिनका स्पिन है +1/, ये +1, ये 1/2 है, 3/2 है, 5/2 है, 7/2 है। ठीक है, हाफ इंटीजर मल्टीपल स्पिन है तो वो फर्मियोन है। और अगर इंटीजर मल्टीपल हैं जैसे 1 2 3 4 5 6, ये हमारे पास होते हैं बोसॉन्स। तो फर्मियोन्स जो है वो एक क्वांटम स्टेट में सिर्फ एक ही स्टे कर सकता है, इसको कहते हैं पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। तो जैसे कि ये स्टेट थी एक 2 1 0, और ये -1/2, ये एक स्टेट है पूरी। इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन आ सकता है, इसमें अगर आप चाहें 2 इलेक्ट्रॉन आ जाए तो वो पॉसिबल नहीं है। अगर आप 2 1 0, तो -1/2 यहाँ पे दूसरी स्टेट इलेक्ट्रॉन की पॉसिबल नहीं है। आप +1/2 हो सकती है। ठीक है, तो एक क्वांटम नंबर किसी भी इलेक्ट्रॉन के लिए बिल्कुल सेम सारे के सारे नहीं हो सकते, आपके पास एक डिफरेंट लाजमी होगा, क्योंकि एक स्टेट में कभी भी सारे इलेक्ट्रॉन्स नहीं आ सकते। इन जनरल एक स्टेट में, एक क्वांटम स्टेट में एक से ज़्यादा फर्मियोन्स नहीं आ सकते, जबकि बोसॉन्स के केस में ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन मौजूद नहीं है। ठीक है, इसको कहते हैं पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। अच्छा, अब आ जाए प्रॉब्लम्स पे। तो प्रॉब्लम है जो मैंने अभी आपको बताई थी थोड़ी देर पहले, उसमें से कुछ पार्ट मैं कर रहा हूँ और बाकी सारे सिमिलर हैं तकरीबन।
प्रॉब्लम नंबर 2 है the electromagnetic radiation emitted from the sun is most intense at around 502 nanometer. What is the energy per photon for light of this wavelength? What is the energy per photon in electron volts? What is the momentum per photon? How fast would an electron need to be traveling to have the same momentum as this photon? ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास आ गई वेवलेंथ। वेवलेंथ हमें फोटो एनर्जी फोटोन की हो तो हम उससे वेवलेंथ बता सकते हैं। ये रिलेशन हमारे पास गिवन है ऐसे, एच इज इक्वल टू एच एफ, और एफ की जगह पे सी ओवर लेमडा आ जाएगा। ठीक है, एनर्जी है फोटोन की, वो हमारे पास है इस फॉर्मूला के मुताबिक कि आप एच की वैल्यू पुट करो, सी की वैल्यू पुट करो और लेमडा की वैल्यू पुट करो, तो वैल्यू आ जाएगी 3.96 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19 जाउल। और जाउल से अगर आपने इलेक्ट्रॉन वोल्ट कन्वर्ट करना हो तो हमने प्रीवियस डिस्कशन में हमने ये रिलेशन देखा हुआ है, 1 जाउल इज इक्वल टू 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो सॉरी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19 जाउल है। तो वो आप कन्वर्जन यूनिट यहाँ पे अप्लाई करोगे और आप फाइंड आउट कर लोगे कि इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है फोटोन की वो 2.47 मल्टीप्लाई इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो मोमेंटम होगा एच ओवर लैम्डा, हमारे पास फार्मूला एच की वैल्यू 6.64 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻34 और लैम्डा की वैल्यू यहाँ से ये आ जाएगी। तो आपके पास है 1.37 मल्टीप्लाई 10⁻⁻27। तो अब अगर आपने फोटोन से आपने मोमेंटम से वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है तो आपके पास रिलेशन है P इज इक्वल टू एम वी। एम हमारे पास है, अच्छा ये क्वेश्चन पूछा गया, ये पार्ट्स हैं, ठीक है, मैं जो पार्ट्स एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो पहला जो ये पार्ट है एनर्जी वाला, वो बी पार्ट है, ये यहाँ तक ये ए पार्ट है, फिर इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है, ये बी पार्ट है। सी पार्ट है व्हाट इज द मोमेंटम पर फोटोन, ये मेरे पास है सी पार्ट। और फिर अब डी पार्ट में हमने बताना है हाउ फास्ट वुड एन इलेक्ट्रॉन नीड टू बी ट्रैवलिंग टू हैव द सेम मोमेंटम एज दिस फोटोन। तो ये मेरे पास कंप्लीट किया मैंने डी पार्ट। अच्छा, फिर इसने पूछा है व्हाट वुड बी द डी ब्रोगली वेवलेंथ, व्हाट वुड बी द डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ सच एन इलेक्ट्रॉन। तो डी ब्रोगली वेवलेंथ आप क्या देखने के लिए करोगे, लैम्डा इज इक्वल टू एच ओवर पी। ठीक है, तो मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, उसकी वेलोसिटी आ जाएगी यहाँ पे लैम्डा ओवर एच ओवर पी। तो आप बता दोगे कि लैम्डा क्या है, इसकी डी ब्रोगली वेवलेंथ क्या है। ठीक है, यस या मजीद कोई ज़्यादा इसके ऊपर डिस्कशन करना? क्या हो गया, आज सोए हुए हो सारे? सुबह सुबह क्लास हो गई है। नो सर। सर ये फर्मियोन्स के नीचे क्या लिखा है? बोसॉन्स, बोसॉन्स दोनों में फर्क ये है, और ये भी फर्मियोन्स हाफ इंटीजर मल्टीपल है। नहीं, ये इंटीजर मल्टीपल है, इंटीजर मल्टीपल ऑफ स्पिन। फर्मियोन्स हाफ इंटीजर, बोसॉन्स इंटीजर मल्टीपल ऑफ स्पिन। जैसे ये 1/2 है, 3/2, ये 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, कभी 1/2 नहीं होगा। ठीक है, बोसॉन्स की मतलब डेफिनेशन यही है। ठीक है, चलें आगे। यस सर। प्रॉब्लम नंबर 33.3 है जो अभी मैंने आपको करने के लिए दी थी। इसे मैं आपने उम्मीद है कुछ काफ़ी लोगों ने कर ली होगी, लेकिन फिर भी जिन्होंने नहीं की तो आप जिन्होंने की है वो यहाँ से टैली कर लें। अच्छा, वेलोसिटी थी हमारे पास, बट क्वेश्चन ये है व्हाट इज द डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन ट्रेवलिंग एट 15 किलोमीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो हमारे पास पार्टिकल क्या है, इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन का पता चल गया, तो हमें उसका मैस का पता है। तो मैस है एम ई इज इक्वल टू, ये ई यहाँ पे सबस्क्रिप्ट में होता है, डिनोट करता है कि इलेक्ट्रॉन का मैस है 9.11 मल्टीप्लाई बाई 10⁻31 किलोग्राम। तो आप यहाँ से डी ब्रोगली वेवलेंथ इस रिलेशन से देख सकते हैं, P इज इक्वल टू एम ई, वी इज इक्वल टू एच ओवर लेमडा। एम ई की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी, वी की वैल्यू गिवन है, एच वैसे कांस्टेंट है, तो लेमडा यहाँ से आ जाएगा।
तो लैम्डा इज इक्वल टू 48.5 नैनोमीटर। ठीक है, जो जिस किसी ने बताई थी 4.8 मल्टीप्लाई 10⁻⁻, क्या बताया था पता नहीं, 10⁻⁸ हाँ वो सही थी, यही है। ठीक है, किसी ने इसके अलावा फाइंड आउट किया हो तो बताया वो। हीरा आपने क्या कैलकुलेट की थी इसके आंसर? सर यही था 4.8 मल्टीप्लाई 10⁻⁸। ठीक है, आपका सही आंसर था। और कोई और किसी ने कैलकुलेट किया था जिसका आंसर डिफरेंट आया उससे? मेन मकसद हमारा था, मैंने आपको बताया था कि न्यूक्लियर फिजिक्स को देखना, ताकि उससे फिर हम आयोनाइजेशन अब वो आयनाइजिंग रेडिएशन देख सकें। फिर इसी सब एटॉमिक पार्टिकल्स को देख के हम वो जो डिफरेंट एप्लीकेशंस हैं, वो सीटी स्कैन्स और पीटी स्कैन्स, एक्सरेज, वो उस तक हमने पहुंचना है। तो उसके लिए पहले न्यूक्लियर फिजिक्स को देखना लाजमी है। तो न्यूक्लियर फिजिक्स से पहले एटॉमिक फिजिक्स देखना लाजमी था कि एटॉमिक स्ट्रक्चर देखा जाए। तो वो प्रीवियस लेक्चर से हमने उसको कवर कर लिया। तो न्यूक्लियर फिजिक्स में हमारे पास जो जो की पॉइंट्स हैं, वो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस को अंडरस्टैंड करना, और स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस को देखना कि न्यूक्लियस स्टेबल क्यों है और क्या वो चीज़ें हैं, पैटर्न क्या है न्यूक्लियाइज में जो हमें बताता है कि कौन सा न्यूक्लियस को वो स्टेबल होगा, कौन सा स्टेबल नहीं होगा। ठीक है, और मेनली हम इस चीज़ को डिस्कस कर रहे होंगे कि जो यूनिवर्स का स्ट्रक्चर है इस वक्त, वो उसकी वजह क्या है। फिर है फिशन और फ्यूजन रिएक्शंस। तो स्टार्ट करेंगे हम टर्मिनोलॉजी से। तो आज के लेक्चर हमारे पास मोस्टली जो बेस करेगा वो टर्मिनोलॉजी, तो वो आइसोटॉप्स, आइसोमर्स वगैरह इस तरह की हम चीज़ें डिस्कस कर रहे होंगे। तो न्यूक्लियाई एंड आइसोटॉप्स, न्यूक्लियस हमारे पास मेड करता है प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स। तो आपके पास एटम के सेंट्रल में एक चीज़ होती है जिसमें सारा के सारा एटम का मैस कंसंट्रेटेड होता है। उसमें दो चीज़ें मौजूद हैं, एक प्रोटॉन्स हैं और दूसरा न्यूट्रॉन्स है। ठीक है, जब न्यूक्लियस किससे बना है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से। और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इंट्रॉन्स बने हैं क्वार्क से। ठीक है, क्वार्क से मिलके बनते हैं प्रोटॉन और या न्यूट्रॉन, और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलके बनता है न्यूक्लियस। ठीक है, तो इसमें भी मजीद डिस्टिंक्शन है कि हम जिस तरह से फर्मियोन्स हमने उनको कहा जिसके हाफ इंटीजर मल्टीपल ऑफ स्पिन थे, और बोसॉन्स हमने उसे कहा था इंटीजर मल्टीपल ऑफ स्पिन। तो इसी तरह इसके ऊपर भी इस तरह की टर्मिनोलॉजी या डिस्टिंक्शन यूज़ की जाती है। वो है जो पार्टिकल मेड अप ऑफ क्वार्क्स। तो सारे वो पार्टिकल जो क्वार्क से मिलके बनेंगे हम उसे कहेंगे हेड्रॉन्स। ठीक है, इलेक्ट्रॉन हेड्रॉन नहीं है क्योंकि वो क्वार्क से नहीं बना। ठीक, तो पार्टिकल मेड ऑफ क्वार्क्स वो हम उसे कहेंगे हेड्रॉन। तो न्यूट्रॉन भी हेड्रॉन है हमारे पास, प्रोटॉन भी हेड्रॉन है। अच्छा, बैरियॉन्स क्या होते हैं? जो पार्टिकल तीन न्यूट्रॉन क्वार्क से मिलके बने होते हैं। तीन क्वार्क से अगर आपके पास कोई पार्टिकल मिलके बने हैं तो हम उसे कहते हैं बैरियॉन्स। ठीक है, तो ये टर्मिनोलॉजी है, थोड़ा सा आप इसको याद रखने की कोशिश कीजिएगा। अच्छा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम किसे कहते हैं? वो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं प्लस कि आपके पास एटम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे हैं, और प्लस उसकी अरेंजमेंट क्या है एनर्जी लेवल्स में। आपको पता है कि एक इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से गिर्द कई सारे एनर्जी लेवल्स होते हैं। तो दो चीज़ों में हम इंटरेस्टेड होंगे, एक के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, और दूसरी उनकी एनर्जी लेवल्स में अरेंजमेंट्स क्या है, ये हमें बताती है। इसे कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो आपने वो भी जो केमिस्ट्री एफएससी केमिस्ट्री में जो आपने कॉन्फ़िगरेशन से लिखी हैं, तो आप बेसिकली आप ये करें तो कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसे हैं और उनको किस तरह से एनर्जी लेवल्स में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। अच्छा, केमिकल प्रॉपर्टीज जो डिपेंड करती हैं वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे डिपेंड करती है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को मैं डिफाइन कर दिया। तो केमिकल प्रॉपर्टी जितनी भी डिपेंड करेंगी वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे डिपेंड करेंगी। ठीक, तो नेक्स्ट हमारे पास जो टर्म्स हैं वो सिंबल्स हैं। पहले मैंने टर्म्स डिफाइन किए, अब मैं उनसे सिंबल में जा रहा हूँ। तो Z हम कहते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन न्यूक्लियस। तो Z आइडेंटिफाई करेगा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन न्यूक्लियस। A बताएगा कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन द न्यूक्लियस। ठीक है, तो जैसे कि कार्बन है, तो कार्बन के केस में हमारे पास होते हैं Z की वैल्यू है 6, के नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इसके होते हैं 6, और A की वैल्यू होती है हमारे पास 12, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स भी 6 होते हैं। तो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन इज इक्वल टू
एटॉमिक मास, जिसे हम ए से डिनोट करते हैं। ठीक है, सिंबल एंड टर्मिनोलॉजीज। तो सिंबल जो हम इसमें यूज करेंगे डिनोट करने के लिए न्यूक्लियर को, तो वो है ये एक्स जो उसके नेम को आइडेंटिफाई करे बताएगा, लेबल होगा, और ए ये एटॉमिक मास है, और जेड ये हमारे पास एटॉमिक नंबर है। तो जैसे कि एग्जांपल दी गई है यूरेनियम की, तो इस केस में हमारे पास 235 ए की वैल्यू है, ये एटॉमिक मास हो गया, और ये 92 हमारे पास है प्रोटॉन नंबर। ठीक है, तो इस तरह से आप न्यूट्रॉन नंबर आराम से कैलकुलेट कर सकते हो। सिर्फ आपको दो वैल्यू दी हुई हो तो आप दूसरी तीसरी वैल्यू आराम से कैलकुलेट कर सकते हो, क्योंकि आपको पता है कि एटॉमिक मास होता है न्यूट्रॉन एटॉमिक मास इज इक्वल टू जेड प्लस एन होता है। ठीक है, तो जब आपके पास ए की वैल्यू आ गई, जेड की भी वैल्यू आ गई, तो आप ए में जेड माइनस करके एन कैलकुलेट कर सकते हो। तो इधर भी इसी तरह से किया गया कि एटॉमिक मास गिवन है, प्रोटॉन नंबर गिवन है, तो आप न्यूट्रॉन कैलकुलेट कर सकते हो। तो न्यूट्रॉन इस केस में है 143। तो लिस्ट ऑफ टर्म्स हैं, ये मैं आपसे चाहूँगा कि आप ये खुद देखें। न्यूक्लियॉन्स किसे कहते हैं, जैसे मैंने आपको एक ये मैं भी तो बताता हूँ। न्यूक्लियॉन्स हम कहते हैं कि जो न्यूक्लियस में चीज़ें पाई जाती हैं उसे हम कहते हैं न्यूक्लियस का इकट्ठे। प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स ये न्यूक्लियॉन्स हैं। न्यूक्लाइड क्या हैं, आइसोटॉप्स क्या हैं, आइसो आइसो बर ये आइसोबार्स क्या हैं, और आइसोबार्स क्या हैं, आइसोमर्स क्या हैं। तो ये आप नेक्स्ट क्लास में ना देख के आइएगा कि इतने टर्म्स क्या हैं। ठीक है, ये सब डेफिनेशन है, डेफिनेशन तक ही आपको पता होना चाहिए। अच्छा, जिस चीज़ में हम इंटरेस्टेड होंगे वो ज़्यादातर वो होंगे एनर्जी इन मैथ यूनिट्स, कि आप किस तरह से मैथ्स को एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं, एनर्जी को मैथ्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक, क्योंकि इस लेवल पे आपको ये रिलेशन सब एटॉमिक लेवल पे आपको ये रिलेशन बहुत ही डोमिनेट और अप्लाई होते हुए नजर आएगा कि किस तरह से मैथ्स एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है और एनर्जी मैथ्स में कन्वर्ट हो रही है। तो ये जो रिलेशन होगा हमारे पास, आइंस्टाइन रिलेशन हम यूज करेंगे, वो है इजिकल टू mc²। एम हमारे पास मैथ्स है, सी हमारे पास स्पीड ऑफ लाइट है, और ये हमारे पास कॉरस्पॉन्डिंग एनर्जी है। ठीक, अच्छा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स, ये अगेन ये रिलेशन याद रखना है, इसकी हमें बशर्त ज़रूरत पड़ेगी। हमें ये यूनिट्स चाहिए, और प्लस एक और नए यूनिट्स चाहिए, क्योंकि जिस चीज़ से हम डील कर रहे हैं वो बहुत ही स्मॉल है। तो हम किलोग्राम अगर के यूनिट्स चूज़ करेंगे या ग्राम के यूनिट्स चूज़ करेंगे, तो हम हमेशा उसके साथ जो पावर्स लिखते फिरेंगे। जैसे हमने इलेक्ट्रॉन की देखी है, वो उसका मैच होता है 9.1111 मल्टीप्लाई 10⁻31। तो आप जब भी अगर इन्हीं यूनिट्स में, ऐसे यूनिट्स में रिपोर्ट करते रहें इनकी मैसेज, तो आप हमेशा 10⁻35 10⁻32 सॉरी 31 10⁻27 और इस तरह की वैल्यू लिखते रहोगे। तो इससे बचने के लिए हम नए यूनिट्स डिफाइन करेंगे, वो हम हमारा नेक्स्ट लेक्चर का टास्क होगा। ठीक है, यहाँ तक लेक्चर को एंड करें। यस सर। यस सर। तो एक काइंडली आप ये चीज़ देख लेंगे अभी, ये ये टर्मिनोलॉजीज यस सर। ये देख लें 2-3 मिनट, फिर लेक्चर को एंड कर देते हैं।